Hello and welcome to all. Today our first question is, consider the following statements. Number 1, in the election of Lok Sabha or State Assembly, the winning candidate must get at least 50% of the votes polled to be declared elected. Number 2, according to the provision laid down in the Constitution of India, in Lok Sabha, the Speaker's post goes to the majority party and the Deputy Speakers to the opposition. Which of the statements given above is or are correct? Only one, only two, both one and two, neither one nor two. इस पॉइंट पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चन को एक बार फिर से अच्छे से केयरफुली पढ़ सकते हैं और अपने कंसेप्ट को रिकॉल करें और देखें कि क्या कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है। उसके बाद आप करेक्ट आंसर देखें और एक्सप्लेनेशन पार्ट की तरफ मूव ऑन करें। इन दिस केस करेक्ट आंसर इज डी, नीदर वन नॉर टू। कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है ये हम देखते हैं। इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50%। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इंडिया ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अडॉप्ट किया है, जहाँ पे जो भी कैंडिडेट मेजोरिटी ऑफ द वोट्स पाएगा वो इलेक्टेड माना जाएगा। एंड इन द सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सिर्फ एक पार्टीज के बीच में इनफॉर्मल कंसेंसस है जिसके अकॉर्डिंग ये सब होता है। इसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें इंडिया ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अडॉप्ट किया है। इसको सिंपल मेजोरिटी सिस्टम भी बोलते हैं या फिर प्लूरलिटी सिस्टम भी इसको बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग सिस्टम ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब क्या है कि पूरे देश को अलग अलग टेरिटरीज में बांट दिया जाता है और उसमें हर टेरिटरी से एक सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी होती है। मतलब हर कंस्टिट्यूएंसी से एक मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट्स वहाँ पे फाइट करेंगे सब में से एक को इलेक्ट किया जाएगा। कौन इलेक्ट होगा? जिसके पास मेजोरिटी ऑफ द वोट्स होंगी वो इलेक्टेड माना जाएगा। देन कम्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। इसमें ये एक इनफॉर्मल कंसेंसस है सभी पार्टीज के बीच में। कब से? 11th लोकसभा से, जो 1996 में इलेक्ट हुई थी। कुछ टाइम ही चल पाई थी, वो पूरा नहीं कर पाई थी अपना टेन्योर, वो दैट इज़ ए सेपरेट इशू। तब से ये है कि स्पीकर रूलिंग पार्टी से होगा और डिप्टी स्पीकर अपोजिशन पार्टी से होगा। उससे पहले क्या होता था, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही रूलिंग पार्टी से होते थे। In case of speaker, we need to learn some more facts. We have discussed earlier also. Is the head of Lok Sabha. उसको इलेक्ट किया जाता है कहाँ से? लोकसभा के मेंबर से ही। कौन इलेक्ट करता है? लोकसभा के मेंबर ही उनको इलेक्ट करते हैं। इस दिन एक डेट फिक्स की जाती है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। वो सिंबल है फ्रीडम और लिबर्टी का। फिर आते हैं डिप्टी स्पीकर, उनको भी लोकसभा से ही इलेक्ट किया जाता है। इसके द्वारा, उन्हीं के मेंबर्स के द्वारा। किस दिन? एक डेट फिक्स की जाती है। इस केस में कौन करता है? स्पीकर। ही एज्यूम्स ऑल पावर ऑफ स्पीकर। वो स्पीकर की तरह ही काम करते हैं। किस केस में? जब स्पीकर या तो एब्सेंट होते हैं या उनकी पोस्ट खाली होती है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द इलेक्शन टू लोकसभा, द नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाई ए, एनीवन रिजाइडिंग इन इंडिया, be a resident of the constituency from which the election is to be contested, C, any citizen of India whose name appears in the electoral roll of a constituency, D, any citizen of India। इस पॉइंट पे आप फिर से वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन को फिर से अच्छे से पढ़ें, अपने कंसेप्ट को रिकॉल करें और अपना आंसर कहीं भी मार्क करें। In this case, the correct answer is C. We will look into the explanation. लोकसभा इलेक्शंस जो मेन टॉपिक यहाँ पे बनता है। लोकसभा इलेक्शंस एवरी 5 ईयर होते हैं। बीच में भी हो सकते हैं अगर गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी लॉस कर देती है और फिर से कोई पार्टी अगर गवर्नमेंट नहीं बना पाती है, इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है, तो बीच में भी मिड टर्म या बीच में को कंडक्ट करवाया जा सकता है। यूजुअली 5 साल तक गवर्नमेंट चलती है, उसके बाद लोकसभा जनरल इलेक्शन होता है।
एलिजिबिलिटी क्या है एमपी के इलेक्शन के लिए? नंबर 1, आपको सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, 25 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, आपको किसी भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में एक स्टेट में रजिस्टर्ड वोटर के तौर पे होना चाहिए वहाँ के इलेक्टोरल रोल में, फिर आप कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। इन एडिशन टू दिस आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा 25,000 का। अगर आप SC या ST कैंडिडेट हैं तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट 12,500 का होगा। इंडिया में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है, जहाँ पे टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पूरे देश को कंस्टिट्यूंसीज में बांटा गया है, हर कंस्टिट्यूंसी से एक पर्सन को इलेक्ट किया जाता है, जहाँ पे आपको सिंपल मेजोरिटी लानी होती है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, regarding the money bill, which of the following statements is not correct? A bill shall be deemed to be a money bill if it contains only provisions relating to imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax. B, a money bill has provisions for the custody of the Consolidated Fund of India or the Contingency Fund of India. C, a money bill is concerned with the appropriation of money out of the Contingency Fund of India. D, a money bill deals with the regulation of borrowing of money or giving any guarantee by the Government of India. In this case, the correct answer is C. What does the correct answer mean? You have to identify which of the statement is not correct. यानी ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सभी सही है मनी बिल के कंटेक्स्ट में। इंस्टेड ऑफ कंटीजेंसी फंड यहाँ आएगा कंसोलिडेटेड फंड। In explanation we get to learn that we have to study money bill. आर्टिकल 1110 के अकॉर्डिंग मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। स्पीकर डिसाइडिंग अथॉरिटी होती है कि भाई कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं। प्रेसिडेंट की प्रायर कंसेंट हमें लेनी होती है। राज्यसभा उस पर सिर्फ या तो पास कर सकती है या कुछ रिकमेंडेशन दे के विद इन 14 डेज में उसको रिटर्न करना होता है। एंड अदर डिटेल्स वी हैव डिस्कस्ड इन लेक्चर 11, question number 1. Link will be provided in I button. You can visit and watch again. Some additional information related to money bill. A bill shall be deemed to be a money bill if it contains only provisions dealing with the following matters. एक बिल को मनी बिल माना जाएगा अगर उसमें ये फॉलोइंग प्रोविजंस हैं। ए, कोई टैक्स से रिलेटेड कोई चेंजेस किए हैं या कोई टैक्स इम्पोज किया है, एबोलिश किया है, इस तरह से कुछ भी किया है टैक्स से रिलेटेड, that comes under money bill. Second, custody of consolidated fund या फिर contingency fund से related कोई बात है, that comes under money bill. इसके अलावा regulation of borrowings of money और giving of any guarantee by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई मनी बोरो कर रही है या अपने बिहाफ पे कोई गारंटी दे रही है, that also comes under money bill. In addition to this, appropriation of money out of Consolidated Fund of India, it also comes under money bill. Moving to our next question, with reference to the election of the President of India, consider the following statements. Number 1, the value of vote of each MLA varies from state to state. Number 2, the value of vote of MPs of the Lok Sabha is more than the value of vote of the MPs of the Rajya Sabha. Which of the statements given above is or are correct? Only one, only two, both 1 and 2, other one not. So the correct answer in this case is A. Only first statement is correct and the second statement is wrong. We will look into it why the first is correct and the second is wrong in explanation part. Regarding presidential election, first we will discuss who is president. In part 5 of Indian Constitution, article 52 to 62 deals with president. 52 में क्या मेंशन है? There shall be a president of India. ये स्टेट के हेड होते हैं और ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। ये सिंबल हैं सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया।
आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं? पीएम। देन सेकंड पॉइंट, कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन है प्रेसिडेंट बनने के लिए। उनको सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं होना चाहिए, और वो क्वालिफाइड होने चाहिए किसके लिए? इलेक्शन एज एमपी, लोकसभा के एमपी बनने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। इन एडिशन टू दिस ए पर्सन नीड्स एटलीस्ट 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स। इतनों का सपोर्ट आपको ज़रूरी है अप्लाई करने के लिए। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। कौन कौन वोट करता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ ओनली दिल्ली एंड पुडुचेरी। रिगार्डिंग दी वैल्यू ऑफ वोट हुआ है कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ वन एमएलए इज टू बी कैलकुलेटेड एज टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000। दिस इज द फॉर्मूला। अगर आप इस फॉर्मूला को किसी भी स्टेट पे लगाएंगे तो आप पाएंगे कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ वन एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। क्यों वेरी करती है? क्योंकि हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग है, राइट, और हर स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज अलग है। इस वजह से जो वैल्यू आएगी एमएलए की वन वोट की वो वेरी करेगी स्टेट टू स्टेट। सेकंड क्या है? वैल्यू ऑफ वोट ऑफ वन एमपी, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज बोथ ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इनटू 1/100। अगर इस फॉर्मूला को आप अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि सभी एमपी की वोट की वैल्यू सेम रहेगी, वो वेरी नहीं करेगी। इन दैट इलेक्टोरल कोटा केस द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय 2 + 1, जिसके पास वोट होगी वो इलेक्टेड। मूविंग टू आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, which of the following parliamentary committees scrutinizes and reports to the House whether the power to make regulations, rules, sub-rules, bylaws, etc. conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation? Our options are A. Committee on Government Assurances, B. Committee on Subordinate Legislation, C. Rules Committee, D. Business Advisory Committee. The correct answer in this case is B. Committee on Subordinate Legislation. In explanation, we will see in detail. Topic is Parliamentary Committees. पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या होती हैं? ये स्मॉलर डेलिब्रेटिव बॉडीज़ होती हैं। किस चीज़ के लिए? पार्लियामेंट को उसकी फंक्शनिंग में असिस्ट करने के लिए। ये मेनली दो टाइप की होती हैं, स्टैंडिंग और एडॉक। स्टैंडिंग जो है परमानेंट नेचर की होती हैं, एडॉक टेम्परेरी हैं। जब भी इनकी ज़रूरत पड़ती है इनको बना लिया जाता है, उसके बाद में डिसॉल्व कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने डिटेल से इन कमिटीज़ के बारे में, इनके टाइप्स और सब टाइप्स के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 में you can go and watch, link will be provided in I button. And Committee on Subordinate Legislation, ये कब सेटअप हुई थी? 1953 में। हर हाउस के लिए यानी लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग कमेटी होती हैं जिसमें 15-15 मेंबर्स होते हैं। इसका मेन काम क्या है कि स्क्रूटनाइज करना और रिपोर्ट करना किसको? हाउस को। किस चीज़ के बारे में? कि जो भी पार्लियामेंट ने या कॉन्स्टिट्यूशन ने एग्जीक्यूटिव को कुछ काम दिया है लॉ से रिलेटेड, वो उसको ठीक तरीके से जिस दायरे में कानून बोलता है उस दायरे में रह के उस काम को एग्जीक्यूटिव कर रही है या नहीं, इस चीज़ को देखने के लिए इस कमेटी का काम होता है। सेकंड इज कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस। इसका क्या काम होता है? ये इस चीज़ को देखती है कि भाई किसी भी मिनिस्टर ने लोकसभा में जो प्रॉमिस की है, जो एश्योरेंस दी है, वो उस चीज़ की पड़ताल करती है, उसको देखती है कि उस पर कितना काम हो रहा है या नहीं।
हर हाउस के लिए लोकसभा और राज्यसभा के लिए सेपरेट है ये। लोकसभा वाली में 15 मेंबर होते हैं और राज्यसभा वाली में 10 मेंबर। देन कम्स कमिटी, रूल्स कमेटी। इसका क्या काम होता है, ये प्रपोजल बनाती है किस चीज़ के लिए, हाउस का कोई भी रूल है उसमें कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत है, अगर ऐसा है इसको लगता है तो वो उसके लिए प्रपोजल देती है कि भाई इस रूल को चेंज करके ऐसा ऐसा किया जाए। ये भी दोनों हाउसेज के लिए अलग अलग होती है। लोकसभा में 15 मेंबर हैं इसके, और राज्यसभा वाली कमेटी में 16 मेंबर होते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन एक्ट करते हैं। देन कम्स बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जिसका क्या काम होता है, टू रेगुलेट टाइम टेबल ऑफ द हाउस, हाउस का क्या टाइम टेबल होगा उसको देखना। ये भी राज्यसभा और लोकसभा के लिए अलग अलग है। लोकसभा वाली में 15 मेंबर होते हैं और राज्यसभा वाली में 11 मेंबर होते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दोनों हाउसेज में अलग अलग से इनके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की तरह काम। दैट इज ऑल इन दिस डिस्कशन, थैंक यू वेरी मच।